नाज़रीन कराम, मिस्र की मलका क्लियोपेट्रा की खूबसूरती और हुस्न के किस्से सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी अपनी शान शौकत के साथ सुनाए जाते हैं। कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ जानवरों के दूध के साथ नहाया करती थी। मिस्रियों के मुताबिक वो हुस्न की देवी थी जो कि क्लियोपेट्रा के रूप में जमीन पर ज़ाहिर हुई थी। दोस्तों, क्लियोपेट्रा ने अपने हुस्न को बहुत ही चालाकी से सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। हसीनो जमील होने के साथ साथ वो बेवफाई और बेहयाई की भी एक तस्वीर थी। दोस्तों, कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा का ताल्लुक मिस्र से था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि क्लियोपेट्रा के आबाओ अजदाद हकीकत में यूनानी थे और सिकंदर आजम की फौज में एक जर्नैल थे। सिकंदर आजम ने मिस्र फतह करने के बाद मिस्र में सिकंदरिया नाम से एक शहर बसाया था और अपने एक जनरल बतलीमोस को उस शहर का गवर्नर बना दिया था। सिकंदर आजम की मौत के बाद उसका कोई भी जानशीन नहीं था, तो इसी वजह से उसकी फतह की हुई तमाम सल्तनत उसके जर्नैलों में तकसीम हो गई और मिस्र बतलीमोस के हिस्से में आया और फिर मिस्र पर बतलीमूसी दौर की शुरुआत हुई। बतलीमूसी हुक्मरान शुरू में बहुत ही काबिल और तरक्की पसंद थे, इसलिए उन्होंने सिकंदरिया को यूरोप और एशिया के बड़े बड़े शहरों की सफ में ला खड़ा किया। ये शहर मिस्र में होते हुए भी यूनानी तर्ज तामीर का एक शाहकार था। बतलीमूस मिस्र पर हुकूमत जरूर करता था, लेकिन उसका तर्ज जिंदगी यूनानी था। लेकिन बाद में आने वाली बतलीमूसी हुक्मरान अव्वल दर्जे के अय्याश, शराबी और आराम पसंद निकले। उसी दौर में रोम दुनिया की सुपर पावर की हैसियत रखता था और उसका असर रसूख दुनिया के तमाम मुमालिक पर था। इसलिए बतलीमूसी हुक्मरान रोमी अफवाज को रिश्वत देकर अपने मुल्क पर हमला करने से बाज रखते थे और अपनी अयाशियों में डूबे रहते थे। दोस्तों, मरखीन के मुताबिक क्लियोपेट्रा का बाप बतलीमूस 12 अपनी मौत के वक़्त सल्तनत रोम का कर्जदार था। उसकी मौत के बाद उसकी सबसे बड़ी बेटी और उसका छोटा बेटा बतलीमूस 13 तख्ते हुक्मरानी के मुश्तरका वारिस बने। इस वजह से इन दोनों बहन भाई की शादी कर दी गई। बहन भाई की शादी कदीम मिस्रियों का रवाज था। इसकी सबसे बड़ी वजह विरासत को तकसीम होने से बचाना होता था। क्लियोपेट्रा को अपने भाई से शादी में कोई भी औलाद नहीं हुई। दोस्तों, कुछ अरसा मुश्तरका हुकूमत करने के बाद कुछ साजिशी दरबारियों की वजह से क्लियोपेट्रा और उसके भाई के दरमियान सख्त इख्तलाफात शुरू हो गए, जिस वजह से क्लियोपेट्रा को रातों रात मिस्र छोड़ना पड़ा और वो मिस्र से भागकर शाम की तरफ चली गई। दोस्तों, उन दिनों रोम के दो बड़े बादशाहों पोम्पी द ग्रेट और जूलियस सीजर के दरमियान एक जंग चल रही थी। उस जंग में पोम्पी द ग्रेट को शिकस्त हो गई और वो पनाह लेने के लिए रोम से मिस्र चला गया, लेकिन क्लियोपेट्रा के भाई बतलीमूस 13 ने उसे मार डाला और अपने दुश्मन पोम्पी द ग्रेट का पीछा करते हुए जूलियस सीजर भी मिस्र आया और कुछ दिन मिस्र में रहा। जब क्लियोपेट्रा को इस बात की खबर मिली कि रोमन सल्तनत का हुक्मरान मिस्र में मौजूद है, तो वो बड़ी बहादुरी के साथ चोरी छुपे महल में दाखिल हो गई और जूलियस सीजर के सामने आ गई। जूलियस सीजर चूंकि एक अधेड़ उम्र का शख्स था, जो कि खूबसूरत औरत को देखकर पहली नजर में उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया और फिर उसकी ही जुबान बोलने लगा। ये देखकर क्लियोपेट्रा के भाई ने उन दोनों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, जिसे सीज ऑफ सिकंदरिया भी कहा जाता है। इस जंग में बतलीमूस 13 को शिकस्त हुई और वो दरियाए नील को अबूर करता हुआ पानी में डूबकर मारा गया। दोस्तों, इसी तरह क्लियोपेट्रा मिस्र की मलका बन गई और खानदानी रस्म और रिवाज के मुताबिक हुकूमत करने के लिए उसे अपने सबसे छोटे भाई बतलीमूस 14 से शादी करना पड़ी। ये शादी सिर्फ नाम की शादी थी, क्योंकि उस वक्त क्लियोपेट्रा का असल शोहर जूलियस सीजर था। उसको क्लियोपेट्रा इतनी पसंद आई कि क्लियोपेट्रा के साथ रहने के लिए उसने पूरी सल्तनत रोम को अपने एक जनरल मार्क एंटोनी के हवाले कर दिया और खुद दिन रात क्लियोपेट्रा के साथ अय्याशियों में मशगूल हो गया। जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा को सिर्फ मिस्र की नहीं बल्कि पूरी सल्तनत रोम की मलका बनाना चाहता था। इन अय्याशियों के सबब उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। उसका नाम ज़ेरिया रखा गया। जूलियस सीजर तकरीबन 2 साल क्लियोपेट्रा के साथ रहने के बाद कुछ बगावत को कुचलने के लिए दोबारा रोम चला गया। सीजर के जाते ही क्लियोपेट्रा का छोटा भाई, जो उसका शोहर भी था, उसने अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर क्लियोपेट्रा के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दी। उससे पहले कि वो अपनी साजिशों में कामयाब होते, क्लियोपेट्रा ने उन दोनों को जहर देकर मार डाला। अब वो इस दुनिया में बतलीमूस खानदान की आखिरी हुक्मरान थी। दोस्तों, कुछ अरसे बाद
क्लियोपेट्रा सीजर से मिलने रोम रवाना हो गई। रोम में उसका मलका जैसा इस्तकबाल किया गया। बहुत मुमकिन था कि क्लियोपेट्रा रोम की मलका बन ही जाती, लेकिन पोम्पी द ग्रेट के कुछ वफादार साथियों ने सीजर को कत्ल कर दिया। अब क्लियोपेट्रा के पास रोम की मलका बनने का एक ही तरीका रह गया था कि उसका बेटा वेरियन रोम का बादशाह बन जाए। उस मकसद के लिए क्लियोपेट्रा ने रोम के सबसे ताकतवर जनरल और जूलियस सीजर के दामाद मार्क एंटोनी को अपने हुस्न के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। बाज मोरकिन का कहना है कि मार्क एंटोनी से क्लियोपेट्रा के 3 बच्चे पैदा हुए। मार्क एंटोनी जूलियस सीजर से भी ज्यादा क्लियोपेट्रा का दीवाना हो गया। इस तरह अपने शातिर दिमाग की वजह से मार्क एंटोनी ने जूलियस सीजर के बेटे और अपने साले ऑक्टेवियन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उस जंग में मार्क एंटोनी और क्लियोपेट्रा की मुश्तरका अफवाद को ऑक्टेवियन की फौज ने इबरतनाक शिकस्त दो-चार किया। दोस्तों, इस शिकस्त दिल बर्दाश्ता होकर मार्क एंटोनी ने खुदकुशी कर ली। उसके बाद क्लियोपेट्रा ने जूलियस सीजर के बेटे ऑक्टेवियन को भी अपने हुस्न जमाल में कैद करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन ऑक्टेवियन अपने बाप और बहनोई का अंजाम अपनी आंखों से देख चुका था। इसलिए उसने क्लियोपेट्रा को कैद खाने में डलवा दिया और उसी कैद के दौरान क्लियोपेट्रा ने 39 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली। दोस्तों, मौरखीन ने क्लियोपेट्रा की खुदकुशी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। कुछ मौरखीन के मुताबिक उसने अपने आप को एक सांप से डसवा लिया था, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उसने जहरीली जड़ी बूटियां खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया था। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि क्लियोपेट्रा हसीन होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ज़हीन भी थी। अगर जूलियस सीजर ना मरता तो उसने पूरे रोम को अपने कब्जे में कर लेना था, जिसको कब्जे में करने के लिए बड़े बड़े जर्नैलों ने अपनी सारी जिंदगी जंगें लड़ने में गुजार दी थी।